बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मिज़ाब इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं रूए इश्क के सीज़न नंबर 2 की एपिसोड नंबर 1 की तरफ। वो हर तरफ उसे ढूंढ रहा था, किसी की इतनी हिम्मत कि कोई उसकी रूह को तकलीफ़ पहुंचाए। कौन था उसका ऐसा दुश्मन जिसमें इतनी हिम्मत आ गई थी कि वो डेविल से पंगा लेता। राशिद इस खेल का सबसे कमज़ोर मोड़ा जिसमें इतनी हिम्मत आ गई थी कि वो डेविल की कमज़ोरी पर हमला करता। हर मुमकिन कोशिश के बावजूद भी वो उसे ढूंढने में कामयाब ना हो सका और फिर से एक फ़ोन आया था। अगर रूह को बचाना चाहते हो तो जिस जगह की लोकेशन मैं तुम्हें सेंड कर रहा हूँ वहाँ चले जाओ। रूह को उस शख्स ने वहीं पर रखा है, लेकिन तुम कौन हो? वो पागलों की तरह रूह को ढूंढते थक चुका था जब किसी उम्मीद के रोशन दिए की तरह किसी ने उसे फ़ोन किया था। मैं जो भी हूँ उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन ये चाहता हूँ तुम मुझे याद रखो। दुनिया मुझे हार्टलेस के नाम से जानती है। मेरी ज़ात कंगालने से बेहतर है कि तुम अपनी रूह की जान बचाओ। फ़ोन बंद हो चुका था और लोकेशन उसके मोबाइल पर आ चुकी। वो शख्स कौन था कौन नहीं, यारिम को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन यारिम की ज़ात पर उसका एक एहसान था जो यारिम काज़मी मरते दम तक चुका नहीं सकता था। वो यारिम के लिए सबसे मुश्किल तरीन वक्त था जब हर चलती सांस के बाद उसे महसूस हो रहा था कि उसकी रूह से दूर जा रही है। डॉक्टर ने उसका जुनून और दीवानगी देखते हुए इसे मुनासिब अल्फाज में बताया था कि रूह की जान बचाना और तकरीबन नामुमकिन है। ये सब कुछ कहते हुए डॉक्टर खुद भी उससे खौफज़दा था। यकीनन उसे अपनी जान बहुत अजीज़ थी। वो यारिम के जुनून के हत्थे नहीं चढ़ना चाहता था। वो समझ चुका था कि ये लड़की इस शख्स के लिए उसकी ज़िंदगी है, लेकिन अंधेरी काली कब्र से निकलने के बाद रूह अपने आप को बेजान महसूस कर रही थी। उसमें जीने की ताकत ख़त्म हो चुकी थी। यारिम का बस चलता तो शायद वो डॉक्टर को ही जान से मार देता। अगर वो डॉक्टर ज़िंदा था तो सिर्फ और सिर्फ खिज़र की वजह से, जिसने उस वक्त यारिम पर कंट्रोल किया था और फिर वो अपनी रूह को ले आया था। वहाँ से उसका महंगे से महंगा इलाज करवाया। अमेरिका के डॉक्टर्स का कहना था कि रूह के अंदर सिर्फ 10% ही जीने की नौयत बाकी है। अगर वो खुद ज़िंदगी की तरफ लौट आए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। और फिर यारिम की मोहब्बत के सामने रूह ने ज़िद छोड़ दी थी। वो लौट आई थी अपने यारिम के लिए, क्योंकि वो भी जानती थी रूह के बिना यारिम कुछ नहीं है। पूरे 2 माह बाद वो होश की दुनिया में लौटी थी और तब से ही डॉक्टर ने उसे किसी भी किस्म की बात याद करवाने या फिर टेंशन देने से सख्ती से मना किया था। ऐसा करने से उसकी दिमागी हालत बिगड़ सकती थी, वो अपनी याददाश्त भूल सकती थी और यारिम ऐसा कुछ नहीं चाहता था। उसे तो बस अपनी रूह वापस चाहिए थी, जैसी वो थी बिल्कुल वैसी ही। यारिम के लिए रूह ही इसका सब कुछ थी। इसके बिना वो जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वो जानता था वो इन सब चीज़ों से आजिज़ आ चुकी है। वो चाहती है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ये वक्त उसके लिए बहुत मुश्किल है। डॉक्टर ने 2 माह तक यारिम को रूह के पास जाने से भी मना कर दिया था। उसे याद था कितनी मुश्किल से वो उसे नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ ला पाया था। उसे याद था कितनी मुश्किल से वो उसे नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ ला पाया था। 3 माह गुजर चुके थे इस हादसे को, लेकिन रूह आज भी पहले की तरह नहीं हो पाई थी। डॉक्टर ने उसे किसी भी किस्म की पुरानी बात याद दिलवाकर टेंशन देने से मना किया था, लेकिन वो सब कुछ भूलती ही नहीं थी। वो उसके सामने जाहिर करती थी कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यारिम जानता था कि वो ठीक नहीं है। वो सारी रात उसके करीब बैठा जागता रहता था कि कहीं वो ख्वाब में डर ना जाए। यारिम हर मुमकिन तरीके से उसे हर किस्म की टेंशन से दूर रखे हुए था। कल उसे पूरा 1 महीना हो जाना था कोमा से वापस होश में आए हुए। 2 महीने तक उसे कुछ भी होश नहीं था। डॉक्टर के मुताबिक शायद ही वो ज़िंदा बच पाती। डॉक्टर का कहना था कि वो एक मुर्दा वजूद है, वो ज़िंदा नहीं बच पाएगी। लेकिन यारिम ने हिम्मत नहीं हारी थी। उसे अपनी रूह चाहिए थी और वो अपनी रूह को वापस ले आया था। ये एक मौजज़ा था जो यारिम की ज़िंदगी में हुआ था और उसे एक बार फिर रूह मिल गई थी। अल्लाह ने उस पर रहम किया था, उसकी रूह को उसे वापस दे दिया था। वरना इस मामले में तो खिज़र, लैला, शारिफ और मासूमा भी हिम्मत हार चुके थे। वो उससे छुप कर रोते थे। वो पूरी तरह से इस बात को कबूल कर चुके थे कि अब रूह के ज़िंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं बची है और किसी भी वक्त रूह की मौत की खबर यारिम की ज़िंदगी हिला सकती थी। लेकिन यारिम की मोहब्बत ज़िंदा थी, इसे वापस आना था और अल्लाह को उस पर रहम आ गया, जिसके लिए वो हर वक्त अपने रब ताला का शुक्रगुजार था। अभी मुकम्मल तौर पर ठीक ना होने की वजह से अक्सर रूह की सांसें उखड़ने लगती। अक्सर वो अपने आप को एक अंधेरी कब्र में महसूस करती।
अचानक नींद में उसकी आंख खुल जाती, उसका खौफज़दा वजूद कांपने लगता था और यारिम बेबस था, बिल्कुल बेबस। यहाँ वो कुछ नहीं कर सकता था, यहाँ उसकी हर पावर बेबस थी। यारिम उसे बिल्कुल भी अकेले नहीं छोड़ता था, उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी रूह की परवाह थी, जिसके बिना वो अधूरा था, नामुकम्मल था। यारिम की रूह, वो यारिम की रूह थी, रूह के बिना यारिम कभी मुकम्मल नहीं हो सकता था। यारिम का कहना था कि वो मतलबी है, वो रूह का नहीं बल्कि अपना ख्याल रखता है, अपने जीने की वजह का ख्याल रखता है, क्योंकि रूह के बिना वो जी नहीं सकता। और यारिम की हर दर्जा की रेंज पर वो बुरी तरह से झिंझला गई थी। हर चीज़ में रोक टोक, खाने पर रोक टोक, उठने बैठने पर रोक टोक, यहाँ तक कि वक्त पर ना सोने पर भी रोक टोक। वो आजकल यारिम से बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई थी, अक्सर नाराज़ भी हो जाती और यारिम को उसकी फजूल और बेजा जिद भी माननी पड़ती। अब वो पहले की तरह यारिम की एक गुरी पर खामोश नहीं होती थी, वो ज़िद करती थी, जानती थी कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती यारिम उसको डांटना तो दूर, गुस्सा करने का भी नहीं सोच सकता। लेकिन फिर भी यारिम का लाल चेहरा, सुर्खी भरी आंखें उसे कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करने देती थी, जिसकी वजह से वो उससे लड़ती भी थी, लेकिन इसके बदले भी सामने से ठंडा रिएक्शन मिलता तो वो बेजार हो जाती। ऐसे में लैला की प्रेगनेंसी ने उसकी सेहत पर बहुत अच्छा असर डाल दिया था और उसकी खुशी और ज़िद देखते हुए यारिम ने उसे लैला के पास दोपहर में रहने की इजाज़त दे दी। वो सारा दिन लैला के पास ही रहती, क्योंकि खिज़र के मुताबिक वो अपने बच्चों को किसी भी किस्म के माफिया माहौल में परवरिश नहीं पाने देगा। यही वजह थी कि लैला को सारा काम काज छोड़कर प्रेगनेंसी के पहले महीने में ही घर बैठना पड़ गया था। ऐसे में रूह का आ जाना लैला के लिए भी किसी नेमत से कम नहीं था। ये एक अलग बात है कि अब आहिस्ता आहिस्ता वो उसके लिए ज़हमत साबित हो रही थी। उसकी प्रेगनेंसी की वजह से यारिम ना चाहते हुए भी उसे लैला के पास छोड़ के आता। वो तो रूह की हर चीज़, बल्कि एक एक सेकंड पर सिर्फ अपना हक समझता था। वो शाम को खुद ही लेकर जाता, यहाँ तक कि वो उसके मामले में वो किसी पर भी यकीन नहीं करता था। लैला के घर में लगे कैमरों की मदद से वो हर वक्त उस पर नज़र रखता, लेकिन वो जानती थी कि ऑफिस से लेकर लैला के घर के सफ़र तक वो उसे नहीं देख पाता। और आज तो शारिफ ने फ़ोन पर बताया था कि डेविल किसी का सफाया करने गया है, मतलब वो लेट आएगा और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाती थी। लैला का ख्याल रखने की बहुत कोशिश कर रही थी। लैला के लिए तो रूह भी अपने मामू से कम साबित नहीं हुई थी। वो भी उसकी प्रेगनेंसी को लेकर काफ़ी टिची हो रही थी, कभी एक चीज़ तो कभी दूसरी चीज़। वो उसको खिला कर कुछ ही दिन में उसका वज़न बढ़ाने में कामयाब रही थी। इस वक्त भी वो दोनों किचन में कुछ बनाने में मसरूफ़ थी, जबकि लैला को यारिम ने रूह से कोई भी काम करवाने से मना कर रखा था। लैला की सांसें सूखी हुई थी, क्योंकि यारिम के आने का वक्त हो रहा था और ये मामू की भांजी इसकी कोई बात नहीं मान रही थी। रूह, खुदा के लिए बस कर दो यार, मैं खुद बनाकर पी लूँगी, तुम्हें वीडियो सेंड कर दूँगी, मगर तुम मत बनाओ, डेविल कभी भी आता होगा। उसके सामने हाथ जोड़े उसे मना करने की कोशिश कर रही थी। यारिम नाम है उनका, माशाअल्लाह से कितना खूबसूरत नाम है, और तुम लोग डेविल डेविल कहकर बिगाड़ रहे हो उनका नाम। अल्लाह माफ़ नहीं करता नाम बिगाड़ने वालों को, वो चिढ़कर बोली थी। तुम्हें नाम की बड़ी है रूह, डेविल हमारा नक्शा बिगाड़ देगा अगर तुम्हें ज़रा सी भी तकलीफ़ हुई तो। वो उसकी बात काट कर जल्दी से बोली, जब उसे पीछे से कदमों की भारी चाप सुनाई दी थी। तुम यहाँ मेरी बीवी से काम करवा रही हो, वो गुस्से से सर्द आवाज़ में बोला। लैला तो उछल पड़ी, जबकि रूह का भी हाल कुछ ऐसा ही था। शारिफ भाई ने तो बोला था कि ये कहीं गए हुए थे और आज लेट आने वाले थे, तो इतनी जल्दी वो नाखून मुँह में डालने सोचने लगी। जब यारिम की सख्त गोरी ने हाथ मुँह से निकालने पर मजबूर कर दिया था। नहीं डेविल, मैंने नहीं, रूह कर रही है, मैंने बहुत बार मना करने की कोशिश की, लेकिन ये मेरी सुनती कहाँ है। लैला के अल्फाज उसके मुंह में ही दबने लगे थे, आवाज़ कमबख्त बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। यारिम से वो लोग हमेशा से ही खौफज़दा रहते थे, लेकिन जब से रूह के साथ वो हादसा पेश आया था, इनकी ज़िंदगी पर फिर फिराता परिंदा बनी हुई थी, जैसे डेविल कभी भी आज़ाद कर सकता था। और अब तो वो रूह के मामले में खुद पे भी यकीन नहीं कर सकता था। तो लैला तो फिर लैला थी। तो तुम उसे किचन में ले आएगी, जो दिल में आए करो। उसकी बात काट कर गुस्से से जबड़े भींजे बोला था। नहीं डेविल, ये मान नहीं रही थी। लैला नज़र झुका गई, जबकि यारिम ने उंगली की मदद से उसका चेहरा ऊपर किया। अगर से इतनी सी तकलीफ़ हुई ना तो मैं तुम्हें ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा, याद रखना। इसका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था, जबकि वो खामोशी से पीछे खड़ी लैला की शामत देख रही थी। आवाज़ करने की गलती का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये ना हो कि इसकी लैला के घर आने पर पाबंदी लग जाए। और अब वो उसे अपनी तरफ बढ़ता देख रही थी। उसे अपने बिल्कुल नज़दीक देखकर रूह ने आंखें मीच ली थी। जब उसकी नरम सी गिरफ्त अपने हाथ पर महसूस हुई, वो बिना कुछ बोले उसे अपने साथ बाहर ले जाने लगा था।
जिसका साफ मतलब था कि यारिम आज भी इस पर गुस्सा करने का कोई इरादा नहीं रखता। इस आदमी में इतना सब्र कहाँ से आया था, समझ पाना मुश्किल। रू ने बेफिक्र होकर एक नज़र पीछे खड़ी लैला को देखा और उसे सूप पीने का इशारा करने लगी थी। लैला ने घूर कर उसे देखा था, मतलब कि उसकी जान अटकी हुई थी और उसे सूप पीने के लिए कह रही थी। आज उसके शौहर के हाथों वो शहीद भी हो सकती थी, लेकिन उसे तो इसकी बिल्कुल परवाह ही नहीं थी। लैला अंदर ही अंदर गुस्सा पीती सूप का प्याला लिए बाहर आई और उसे टेबल पर पटकते हुए मोबाइल का कैमरा ऑन किया था। वीडियो बनती जा रही थी और लैला मुंह बनाती सूप पीती जा रही थी, क्योंकि बिना सबूत वो उस पर यकीन नहीं करती कि उसने सूप पिया है या नहीं। वो खामोशी से गाड़ी चला रहा था, जबकि रू कब से चोर नज़रों से उसकी जानिब देख रही थी। ना तो वो उसे डांटता था और ना ही गुस्सा करता था। उसका सारा गुस्सा बाकियों के लिए था। रू को तकलीफ़ पहुंचाना अब उसकी बस की बात ही नहीं थी। वो कितनी कोशिश करती थी कि यारिम उस पर गुस्सा हो, उसे डांटे भी, प्यार करे, लेकिन अब तो यारिम को उससे ज़्यादा उसकी सौतन बीमारी से प्यार हो गया था। वो मुंह बना के मुसलसल उसको देखती सोच रही थी। उसके खो जाने के डर ने यारिम को इस हद तक बेबस कर दिया था कि वो रू को दर्द देने के बारे में सोच ही नहीं सकता था। कहाँ वो उसकी ज़रा सी सख्त निगाह पर खामोश होकर बैठ जाती थी और वो जानबूझकर उसे तंग करती थी। खैर, इस सब चीज़ों का तो बाद में गिन गिन कर बदला लेने वाला था। उसका हिसाब तो रू को ठीक होने के बाद देना ही था। लेकिन फ़िलहाल उसके इतना सब कुछ करने के बावजूद भी यारिम उसको कुछ नहीं कहता था। उसकी हद से ज़्यादा फिक्र करना, उसका ख्याल रखना, इस सब के अलावा जैसे यारिम को और कोई काम ही नहीं था। इस बोरिंग रूटीन और अजीबोगरीब ज़िंदगी से रूह आजिज़ आ चुकी थी। वो सब कुछ पहले जैसा चाहती थी और पहले जैसा सब कुछ तभी हो सकता था जब वो बिल्कुल ठीक होती। और अब वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी, लेकिन यारिम का यही कहना था कि वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से यारिम की एक्स्ट्रा केयरिंग अब भी जारी थी। वो कब से नोट कर रहा था कि रूह का सारा ध्यान उसी की जानिब है, लेकिन वो जानबूझकर उसे देख नहीं रहा था, क्योंकि इस वक्त वो सच में गुस्से में था और वो अपना गुस्सा उस पर निकाल नहीं सकता था। इसलिए वो अपना गुस्सा स्टीयरिंग पर निकालते हुए गाड़ी चलाने में मसरूफ था। जब उसे अपने हाथ और कंधे पर रूह का लम्स महसूस हुआ, वो उसका बाजू थामे उसके कंधे पर अपना सर रख चुकी थी। यारिम ने नरमी से अपना हिसार उसके गिर्द खींचते हुए उसे अपने मज़ीद करीब किया। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में उतर चुकी थी। घर के बाहर गाड़ी रोककर यारिम ने उसे अपनी बाहों में उठाया, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसकी लरजती पलकें देख चुका था बड़ी भारी हो गई हो। उसके कान के करीब झुककर सरगोशी की तो उसके लबों पर शरारती सी मुस्कान खिली थी। और खिलाए ना वो दवाइयों की दुकान, अब हो गई ना मैं मोटी, अब कैसे उठा के चलेंगे मुझे। वो दोनों आंखें पटपटाती सीरियस अंदाज में बोली थी। तुम एक बार बिना कोई भी मस्ती किए ये कोर्स मुकम्मल कर लो, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें यूं ही अपनी बाहों में उठा कर झेलूँगा। वो मोहब्बत से बोला तो उन्होंने आंखें घुमाई थी। और अगर मैं दवाइयाँ नहीं खाऊंगी तो क्या आप मुझे अपनी बाहों में नहीं उठाएंगे? वो उसके गले में बाहें डालती उसके सीने पर सर रखते हुए लाड से बोली थी। तुम दवाई ज़रूर खाओगी, वो सख्ती से बोला था। हाँ, तो मैं कब इनकार कर रही हूँ? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि एक दिन ना खाने से कौन सा कुछ नहीं हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। मुझे दवाई खानी चाहिए, ज़रूर खानी चाहिए। वो अपनी ही धुन में बोले जा रही थी जब उसे अपनी कमर पर यारिम की सख्त उंगलियों का हल्का सा लम्स महसूस हुआ। वो फ़ौरन बात बदल गई थी। गुड गर्ल बेबी, वो उसे लिए घर के अंदर दाखिल हुआ। बस ज़रा ज़रा सी बात पर घूरना शुरू कर देते हैं, वो भी इतनी मोटी मोटी आंखों से। कोई इनको बताए कि नीली आंखें खूबसूरती की निशानी होती है, ना कि वो दहशत फैलाने के लिए। वो बुड़बुड़ाते हुए बोली, जबकि यारिम उसकी सरगोशी पर अपनी मुस्कुराहट को न रोक सका था। हाँ, बस नुमाइश करवा लें इनसे, और तो कोई काम है नहीं। वो उसके डिंपल में उंगली घुसाती उसकी मुस्कुराहट को रोकने की कोशिश कर रही थी, जबकि उसकी सरकत पर यारिम की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई थी। यारिम ने खुद अपने हाथों से उसके लिए डिनर बनाया था। वो सच में कमाल का कुक था। उसके हाथ में बहुत जायका था, और अगर जायका ना भी तो तब भी यारिम की बेपनाह मोहब्बत पर वो इनकार नहीं कर सकी थी। और फिर जालिम जिस अदा से अपने हाथों से खिलाता कोई इनकार करके दिखाए, वो उसके हाथों से खाती सोच रही थी। जब अपनी बेलगाम सोचों पे लानत डालती ऊंची आवाज़ में बोली, अल्लाह ना करे कि आप किसी और को अपने हाथों से खिलाएं। क्या बोल रही हो बेबी? मुंह खोलो, बस ये थोड़ा सा रह गया है। उसकी बात की गहराई समझे बगैर यारिम ने एक और निवाला उसके मुंह में डाला। इस वक्त यारिम के लिए उसका खाना अहम था, वरना यकीनन उसके इज़हार जलन पर वो खुश होता, क्योंकि रूबी उसके मामले में काफ़ी पॉसेसिव साबित हुई थी। उसे भी पसंद नहीं था कि अपने अलावा यारिम की तवज्जो का मरकज़ किसी और की ज़ात देखना। अक्सर मार्केट या शॉपिंग मॉल में वो उससे आगे पीछे कहीं देखने की इजाज़त नहीं देती थी, जबकि वो जानती भी थी कि यारिम उसके अलावा किसी और को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता।
हाँ, लेकिन उसकी ये जलन यानिम को बहुत भाती, उसे अच्छा लगता रूह का इसके लिए इतना टची होना, लेकिन ये वक्त खुश होने का नहीं था क्योंकि वो खाना बनाने में पहले ही लेट हो चुके थे। रूह तो बहुत खुशी थी कि अभी तक उसका मुंह कड़वा नहीं हुआ, लेकिन यानिम को उसकी फिक्र लगी थी। मेरा बच्चा, जल्दी से ये ख़त्म करो, फिर मैं तुम्हें अच्छी सी चाय बनाकर पिलाता हूँ। वो चाय के लिए पानी चढ़ाता बहुत मोहब्बत से बोला था, मतलब आपको याद है यानिम, आपकी याददाश्त कितनी अच्छी है ना, मजाल है जो कुछ भूल जाएं। वो दांत पीसती यानिम को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। लो फिर शुरू हो गई नुमाइश। हटें पीछे, आज चाय मैं बनाऊंगी। वो कुर्सी से उठकर बोली थी, नहीं रूह, तुम अभी गैस के करीब ना हो, ये ख़तरनाक है। वो उसके कंधे पे हाथ रखता उसे वापस बिठाने लगा। यानिम अब बस करें ना प्लीज़, मैं तंग आ गई हूँ यूँ बैठे बैठे, प्लीज़ कम अज़ कम मुझे चाय तो बनाने दे। वो मिन्नत करने वाले अंदाज में बोली थी, नहीं रूह प्लीज़ अभी नहीं, सिर्फ कुछ टाइम सब्र कर लो, फिर सब तुम्ही ने तो करना है। वो समझाने वाले अंदाज में बोला तो रूह मुंह बनाकर वापस बैठ गई। और वाकई उसकी चाय बहुत ज़बरदस्त थी, हमेशा की तरह। वो इस मीठी मीठी चाय के बाद वो इसे गंदी गंदी दवाइयाँ खिलाने वाला था, जिस पर उसका मुंह सारी रात इस कड़वे जहर के से असर रहेगा। आखिर कब ख़त्म होगा ये मेडिसिन का सिलसिला। वो सोचते हुए यानिम के पीछे मुंह बनाए कमरे में आई थी। यानिम, अपना मैं आपसे पक्की वाली खफा हो जाऊंगी। उसे मेडिसिन बॉक्स लिए अपनी तरफ आता देख वो मुंह बनाकर बोली थी, कोई बात नहीं बेबी, मुझे मेरे बनाने का तरीका आता है। वो मोहब्बत से उसका माथा चूमता मेडिसिन निकालने लगा। आपको पता है, कोई भी काम ज़बरदस्ती करवाने से गुनाह मिलता है। आपको भी गुनाह मिल रहा है जब आप मुझे ज़बरदस्ती ये दवाइयाँ खिलाते हैं। अभी भी वक्त है, तौबा कर लें किसी भी तरीके से। जब वो उसकी बातों में नहीं आया तो रूह ने अब उसे खुदा से डराने की कोशिश की, लेकिन मैं ये काम तुम्हारी भलाई के लिए करता हूँ, और जो काम किसी की भलाई के लिए किया जाए उसका गुनाह नहीं होता। वो भी कहाँ पीछे रहने वाला था। हैं भलाई, क्या भलाई है इसमें? अच्छे खासे मुंह को कड़वा बादाम बना के रख देते हैं आप, और आप कहते हैं कि ये मेरी भलाई है। आप खाएं ज़रा ये दवाई, ज़रा बीमार हो आप, अस्तगफिरुल्लाह, क्या बकवास कर रही हूँ मैं। अल्लाह ना करे आपको कुछ भी हो, कोई भी बीमारी आपको छू कर भी गुजरे। वो दोनों कानों को हाथ लगाती अल्लाह से माफ़ी मांगने लगी थी, अपनी बात की तौबा करने लगी थी। फिर ज़रा वक्फे से बोली, आप ज़रा ये दवाई खाएं, फिर आपको पता चले कि ये कैसी है। गले से नीचे नहीं उतरती, ये तो मैं सिर्फ आपकी खातिर समझौता कर लेती हूँ, वरना मैं सारी ज़िंदगी से मुँह ना लगाती। अपना मुँह खोलते हुए वो रोज़ की तरह अपनी भड़ास भी निकाल रही थी। आखिर इस सौतन बीमारी को खुद कि और यानिम के बीच से निकालना भी तो था, वरना इसका तो यही कहना था कि उसकी सौतन बीमारी से यानिम को उससे ज़्यादा मोहब्बत हो गई है। ये दवाई तुम्हारी एहसान मंद रहेगी सारी ज़िंदगी कि तुमने उसे मुंह लगाया। वो शरारती अंदाज में उसके लबों से पानी का गिलास लगाते हुए बोला था। तो रूह ने आखिरी गोली भी नहीं गिन ली। गुड मेरा बच्चा, आप जल्दी से लेट जाओ, सोने का वक्त हो गया है। यानी मुझे अभी नहीं सोना, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। वो जल्दी से बोली थी, हम सुबह बातें करेंगे, इस वक्त तुम्हें सोना है, चलो शाबाश। उसका हाथ थामे से ज़बरदस्ती बेड पर लिटाने लगा था। नहीं ना यानी मुझे नहीं सोना, प्लीज़ ना, हम थोड़ी देर बातें करते हैं फिर सो जाएंगे। रूह को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी मेडिसिन में एक मेडिसिन नींद की भी है। यही वजह थी कि वो अक्सर उससे देर से सोने की ज़िद करती है, लेकिन जानिम नहीं चाहता था कि रात में उसकी नींद डिस्टर्ब हो या वो डर कर जाग जाए, वरना शायद वो खुद भी उसे इतनी जल्दी सोने पर कभी मजबूर ना करता। ओके बाबा, हम कर रहे हैं बातें, आराम से लेट जाओ, मैं भी यही हूँ तुम्हारे पास। वो मान जाने वाले अंदाज में कहता बेड की दूसरी जानिब आया तो रूह को बच्चों की तरह खुश होते देख उसे सीने से लगाया था। और अब यकीनन रूह की बेतुकी बातों का सिलसिला शुरू होने वाला था। इन्हीं बातों के दौरान ही उसने गहरी नींद में उतर जाना था। यानिम जानता था, यानिम हमारे बच्चे कब होंगे, जल्दी लैला माँ बन जाएगी और खिजर मामू का एक प्यारा सा बेटा होगा या शायद बेटी, लेकिन यानिम हमारे बच्चे कब होंगे। काश हमारा बच्चा होता, तब तक तो कुछ ही वक्त में वो हमारे पास आने वाला होता। हम दोनों उससे बहुत प्यार करते हैं ना यारिम, लेकिन शायद मैं उसकी माँ बनने के काबिल नहीं थी, इसीलिए तो वो आया ही नहीं। शायद मैं ही अल्लाह के दिए इस तोहफे को संभाल नहीं पाई। एक बार फिर से अपने अंदर खाली पन का एहसास जागते ही रूह के सीने में मुँह छुपाए आंसू बहाने लगी थी और यारिम ने सख्ती से लब भींच लिए थे। यही वजह थी रूह, मैं तुम्हें लैला के घर नहीं जाने दे रहा था। इस तरह से रो रो कर तुम अपनी तबीयत ख़राब कर लोगी। जो कुछ भी हुआ वो सब हमारे नसीब का लिखा था। खबरदार जो तुमने इसमें अपने आप को कसूरवार ठहराया, वो हमारे नसीब की औलाद नहीं थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम हमेशा भी औलाद रहेंगे। इंशाअल्लाह जल्द हमारे बच्चे होंगे और हम उन्हें बहुत प्यार करेंगे, बहुत ख्याल रखेंगे।
और इस तरह से आंसू बहा बहा कर अल्लाह को नाराज़ ना करो, वो भी न्याज़ है, हमें औकात से बढ़कर नवाजेगा इंशाअल्लाह। लेकिन इस तरह से रो रो कर तुम नाकदरी कर रही हो, जो है इसकी वो उसे सख्ती से डपटते हुए बोला था। अच्छा नहीं कहती, कुछ भी डांटते क्यों है, वो लाड से इसकी गिरद बाहें फैलाए बोली। डांट कहाँ रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ अपनी इस नालायक स्टूडेंट को, यानी मैंने उसे मज़ीद करीब किया था। मैं नालायक नहीं हूँ तुम, वो रूठे रूठे अंदाज में बोली। हाँ बहुत लायक हो तुम, मजाल है जो कोई बात इस नन्हे से जहन में बिठा लो, हर चीज़ पर जिद करना अपना फ़र्ज समझती हो। उसके रूठने पर यारिम ने उसे मज़ीद छेड़ा था। बस बहुत हो गया यारिम, बहुत उड़ा लिया आपने मेरा मजाक, एक बार ठीक हो जाने दे मुझे, मुंह भी नहीं लगाऊंगी आपको। दिन रात बीमारी बीमारी करते रहते हैं, फिर रहना इसी सौतन बीमारी के साथ। रूह हाथ नहीं आएगी। तब वो उसके सीने सर उठाकर तकिए पर रखते हुए बोली थी। ये नाराज़गी का इजहार करने का तरीका था। यारिम को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उसे बाहों में लिए बगैर तो उसे सारी रात नींद भी नहीं आती थी। हाँ ये बीमारी मुझे प्यारी है, क्योंकि इस वक्त ये तुमसे जुड़ी है, लेकिन तुमने उसे अपनी सौतन क्यों बना लिया। वो पिछले 2 दिन से इसकी बीमारी सौतन वाले ताने सुन रहा था। सौतन ही तो है, जब से ये सौतन हम दोनों के बीच में आई है आप मुझे कम और इससे ज़्यादा अहमियत देते हैं। बताएं कब कहा था आपने मुझे आई लव यू मेरा बच्चा, बोलने बताएं, मैं बताती हूँ आपको तो याद भी नहीं होगा। और इतवार वाले दिन सुबह किचन में आपको याद आया था कि मैं आपकी बीवी हूँ, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, वरना तो हर वक्त दवाइयाँ खा लो, रो वक्त पर सो जाओ, रो वक्त पर खाना खाओ, रो तबीयत ख़राब हो जाएगी, रो बीमार पड़ जाओगी, रो आपकी हर बात इस सौतन बीमारी से जुड़ी होती है, रो तो कहीं है ही नहीं, बस हर जगह ये बीमारी ही है। तो हुआ ना आपको इस सौतन बीमारी से मुझसे ज़्यादा प्यार। वो अजीबोगरीब लॉजिक बयान करती अपनी बात की वजाहत दे रही थी, और यारिम भरपूर तवज्जो से उसकी एक एक बात के साथ उसके एहसासात को भी समझ रहा था। हाँ ये सच था, जब से वो होश में आई थी यारिम को सिर्फ़ और सिर्फ उसकी सेहत की फ़िक्र लगी थी। वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी परवाह कर रहा था, उसका ख्याल रख रहा था। वो उसे मोहब्बत नहीं दे रहा था, वो उसे तवज्जो दे रहा था। और सच यही था कि ये उसकी रूह के साथ ज़्यादती थी, जिसके लिए वो खुद को कसूरवार भी समझता। लेकिन ये भी सच था कि वो चाहता था कि उसकी रूह बिल्कुल ठीक हो जाए और ये बीमारी इन दोनों के बीच से निकल जाए। और इस अनचाही बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए यारिम को फ़िलहाल उसकी सेहत की फ़िक्र करनी थी। तुम एक बार बिल्कुल ठीक हो जाओ रूह, यारिम काज़मी की मोहब्बत पर ही नहीं बल्कि उसकी सांस सांस पर तुम्हारा हक है, जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। कोई बीमारी हम दोनों के बीच नहीं आ सकती, दुनिया की कोई भी चीज़ यारिम काज़मी के लिए रूह से ज़्यादा अजीज़ नहीं हो सकती। बस एक बार तुम ठीक हो जाओ, फिर देखना मैं दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूँगा। वो एक ही लम्हे में उसका बाजू खींच कर उसे अपने करीब करता, शिद्दत से कहता, उसे अपने सीने में भींच गया था। हाँ मैं भी तभी की बात कर रही हूँ, मैं आपको मुंह नहीं लगाऊंगी, इतने नखरे दिखाऊंगी, कहूँगी जाए ना अपनी लाडली बीमारी के पास। मेरे पास क्या कर रहे हैं। वो नींद की गहरी वादियों में उतरती न जाने क्या क्या बड़बड़ा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी आंखें खोले यारिम से बातें करने की कोशिश कर रही थी। ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें वो होश में कभी नहीं करती थी। ये सब इन मेडिसिन का असर था, जो अपनी सोचों को अजीब लफ्ज़ों में परोकर उसके सामने बयान करती। हाँ लेकिन वो अपने दिल में कुछ नहीं रखती थी, और उसकी सेहत के लिए ये बहुत अच्छा था। यारिम के लबों पर मुस्कुराहट देख वो बड़ी मुश्किल से आंखें खोले उसे घूरने लगी। मैं यहाँ इतने सीरियस मौजू पर बात कर रही हूँ और आप मुस्कुरा रहे हैं। छुपाएं इसे, छुपाएं इस डिम्पल को, वरना मैं खा जाऊँगी। बल्कि नहीं, आप भला क्यों छुपाएंगे, आप तो नुमाइश करेंगे, आखिर अल्लाह ने दे जो दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूँ यारिम काज़मी साहिब, अल्लाह नुमाइश करने वालों को पसंद नहीं करता। वो सरगोशियाना अंदाज में इसके कान के करीब बोली थी, जिस पर यारिम के डिम्पल मज़ीद गहरे हुए। अगर रूह को ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि रात को वो नींद के खुमार में उसे क्या क्या बोलती है, तो यकीनन 3-4 दिन तो उसे छुप कर गुजार देती। हाँ लेकिन ये अलग बात थी कि सुबह उसकी शुरुआत बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। रात वो क्या क्या कहती है उसके ज़हन में एक बात ना होती, इसकी गर्म गर्म सांसें वो अपनी गर्दन पर महसूस कर रहा था। मतलब कि शायद वो सो चुकी थी। यारिम ने उसे सीधा करना चाहा तो मज़ीद यारिम से लिपट गई। इससे पहले कि यारिम अपनी आंखें बंद करता, वो अचानक सर उठाए उसे देखने लगी थी। कुछ रह गया क्या, वो बहुत मोहब्बत से बोला था। एंगो मैंगो यारिम, एंगो मैंगो सो मच, उसकी मासूमाना अंदाज में कहने पर यारिम के लबों पर मुस्कुराहट पिघली थी। रात के 12 बजे उसे आइसलैंडिक लैंग्वेज बोलने का जोश चढ़ चुका था। आई लव यू टू मेरा बच्चा। वो एक बार फिर से उसका सर अपने सीने पर रखता थपकने लगा था, जब अचानक उसने एक बार फिर से सर उठा लिया। यारिम ने ठंडी सांस भरी, न जाने अब उसे क्या याद आ गया होगा। अब क्या हुआ है बेबी, यारिम ने मुस्कुराते हुए पूछा।
जब अचानक ही वो उसके लबों को अपने लबों से छूती शर्मा कर उसके सीने में मुँह छुपा गई थी। ये जाने बगैर कि एक और रात को यारिम के लिए बहुत मुश्किल बना चुकी है। उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने बेहद करीब किए वो सोने की नाकाम कोशिश करने लगा था। तुम्हें इस सब का हिसाब चुकाना होगा रू। ये सब कुछ करके तुम अपने आने वाले वक्त को मुश्किल बना रही हो। तुम्हें एक एक चीज़ का हिसाब देना होगा। ये सारी हरकतें माफ़ करने के काबिल नहीं है। यारिम प्लीज़ मान जाए ना। मैं वादा करती हूँ कि मैं कोई काम नहीं करूँगी, किसी काम को हाथ तक नहीं लगाऊंगी, मैं कुछ नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे ले चले ना। वो सुबह उठते ही उसकी मिन्नतें करने लगी थी, क्योंकि यारिम ने कहा था कि वो उसे लैला के घर नहीं जाने देगा, बल्कि मेरी और शिफा ही उसका ख्याल रखेंगी और उसके एक एक सेकंड की रिपोर्ट उस तक पहुंचाएंगी। सॉरी, मैं इस मामले में तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं कर सकता। तुम्हारे हाथ पैर कंट्रोल नहीं होते, इसलिए बेहतर है कि तुम घर पर ही रहो। और अगर चाहोगी तो लैला यहाँ आ जाया करेगी, लेकिन तुम्हें वहाँ नहीं जाने दिया जाएगा। उसका घर मेरे ऑफिस से बहुत दूर है और वो वापसी के रास्ते पर भी तुम्हें देख नहीं पाता। मैं लैला माँ बनने वाली है, यानी वो भला रोज़ रोज़ यहाँ कैसे आएगी। और मैं अपने हाथ पैर कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी ना, मैं कोई काम नहीं करूँगी। आप यकीन करके तो देखिए, उसे अपने सामने बिठाए ज़बरदस्ती नाश्ता करवा रहा था, जिस दौरान वो मुसलसल उसकी मिन्नतें करते हुए उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। रू, मैंने कहा नहीं तो इसका मतलब नहीं है, वो सख्ती से बोला। इसका मतलब नहीं है तो फिर मैं भी नाश्ता नहीं करूँगी और ना ही वो दवाइयाँ खाऊँगी। वो फिर से ज़िद्दी होने लगी थी, जब अचानक यारिम ने गुस्से से एक हाथ टेबल पर मारा। वो उछलकर दूर हुई थी और अब कुछ फासले पर खड़ी खौफज़दा नज़रों से उसे देखने लगी। वो क्या करने वाला था। यारिम उठकर उसके पास आया, उसे हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती कुर्सी पर बिठाते हुए अपने हाथों से नाश्ता करवाने लगा। सिर्फ आंखों में इस वक्त इतना गुस्सा था कि वो बिना कुछ बोले नाश्ता करने लगी थी। इस वक्त उसके अंदर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। करना तो जिद, करना तो दूर की बात। नाश्ता करवाने के बाद वो उसी गुस्से से उठकर उसके लिए दवाइयाँ ले आया था। रो बिना चू चरा के खाने लगी, जबकि उसकी सख्ती पर आंखें नम हो रही थी, लेकिन इसके सामने आंसू बहाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। जल्दी से बाहर आओ और ख़बरदार जो वहाँ कोई भी काम किया। वो सख्ती से कहता बाहर निकल गया, जबकि रो अपने कानों पर यकीन करती खुशी से बाहर भागी थी। जारी है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। नावल का नेक्स्ट सीज़न आपको कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।